बेटा हमने देख लिया था कि किस तरह से प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से रिमूव करते हैं, कब इसको स्टोर करते हैं और किन पोर्स के जरिए वो अपने बॉडी में उनको स्टोर करते हैं। नाउ अभी हम होम्योस्टेसिस इन प्लांट वाला टॉपिक इसको जारी रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। मतलब प्लांट अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा CO2 रिमूव करता है, वो तो हमने देख लिया। बट हाउ प्लांट कैन रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। देखो सबसे पहले प्लांट्स जो होते हैं ना वो अपनी बॉडी में जो वाटर होता है उसको स्टोर करता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो प्लांट की बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है, उसे प्लांट क्या करेगा बेटा, उसे क्या कर देगा प्लांट अपनी बॉडी से रिमूव कर देगा। कितने रास्तों के जरिए, इन 2 वेज, 2 रास्तों के जरिए प्लांट क्या करेगा अपने बॉडी से पानी को रिमूव करेगा। फर्स्ट इज ट्रांसपायरेशन, द सेकंड वन इज गटेशन। बेटा इसको याद रखना, ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन, ये वो पाथवेज या फिर ये वो वेज हैं, वो रास्ते हैं जिनके जरिए पानी क्या आएगा, पानी का रिमूवल होगा फ्रॉम देयर बॉडी। अब प्लांट सबसे पहले ट्रांसपिरेशन जरिए किस तरह करेगा। ट्रांसपिरेशन होती क्या बेटा, जो आपके लीव्स होते हैं, जो हमारे लीव्स होते हैं, उन लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम नाम देते हैं स्टोमेटा। उन पोर्स को आप क्या नाम दोगे, स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के जरिए गैसियस एक्सचेंज भी होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर भी होते हैं, और इन्हीं स्टोमेटा के जरिए हमारे पास वाटर क्या होता है बेटा, का रिमूवल होता है। वाटर क्या होता है, बाहर जाता है। अब किस फॉर्म में वाटर बाहर जाता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर यहाँ पे किस फॉर्म में जाएगा, वेपर की फॉर्म में। मतलब वेपर का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर का मतलब होता है वाटर, आप कह सकते हो ना वेपर फॉर्म, जो कि हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं गैसियस। तो आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो और कहां से जाएंगे, फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ लीव्स, मतलब इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स। और स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इनके जरिए गैसियस एक्सचेंज भी हो सकता है, और इन्हीं के जरिए प्लांट अपनी बॉडी से क्या करेगा, रिमूवल ऑफ वाटर करेगा। और किस फॉर्म में करेगा उसको याद रखना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर। नाउ इट ओनली अकर्स एट डे टाइम। क्यों बेटा ये इस वजह से डे टाइम में होते हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पास हीट की जरूरत होती है। जब आपको पता है एवापोरेशन क्या होता है, व्हाट इज एवापोरेशन, जिसमें हमारे पास क्या हो, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो, वेपर्स में कन्वर्ट हो। वो कब कन्वर्ट होता है, उसको हीट दी जाती है। तो जब ये वेपर की फॉर्म, जब ये वेपर की फॉर्म में रिमूव होगा वाटर, इसके लिए हमें लीफ को क्या देनी पड़ेगी, हीट। जब उसको हीट करेंगे मतलब सनलाइट होगी, डे का टाइम होगा तो हीट होगी, तो हीट के जरिए क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का फिनोमिना होगा। अब बेटा एक बात है कि जब बहुत ज्यादा हीट हो, अब प्लांट अपने सारे बॉडी लॉस कर देगा। मतलब सपोज करते हैं बाहर का बहुत ज्यादा जो है हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ है, लू चल रही है, तो अब क्या प्लांट अपनी बॉडी का सारा वाटर यूज कर देगा? नो, प्लांट अपनी बॉडी में एडेप्टेशन करेगा। एडेप्टेशन क्या होगी, प्लांट जो है अपने लीफ को थोड़ा क्या कर लेगा बेटा, थोड़ा सा बेंड कर लेगा। अब जब अपने लीफ को बेंड करेगा तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, कम। मतलब पहले इसका इतना सरफेस एरिया जो था वो सनलाइट के साथ था, लेकिन अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम। तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो अब इसमें से वाटर का लॉस भी क्या होगा बेटा, कम होगा। तो याद रखना कि जब बहुत ज्यादा हीट होगी तो प्लांट अपनी बॉडी में एडेप्टेशन करेगा, या तो अपने लीफ को बेंड कर लेगा, अपने लीफ के स्ट्रक्चर में कोई चेंज लाएगा जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो नेक्स्ट फिनोमेना इज योर गटेशन। ये गटेशन क्या होता है, इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ योर लिक्विड। देखो वहां पे क्या हो रहा था, वेपर की फॉर्म में, यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में, मतलब लिक्विड की फॉर्म में वाटर लॉस होगा। और ये कहां से होगा, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स। मार्जिन का मतलब क्या होता है, जरा इधर देखो, मार्जिन का मतलब क्या होता है बेटा, ये हमारे पास एक लीफ है, इस लीफ के जो साइड्स हैं, दीज साइड्स, इन साइड्स को क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज योर मार्जिन्स। सो इन मार्जिन में से जब वाटर का लॉस होगा, और किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। इन मार्जिन में से जब वाटर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इस फिनोमिना को आप क्या कहोगे, गटेशन। गटेशन भी क्या है, हमारे पास वाटर लॉस का फिनोमिना है। अच्छा, इन पोर्स को जो कि इन लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं मार्जिन में, इन ये बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम नाम देते हैं हाइडाथॉर्ड्स। हाइडाथॉर्ड्स, तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीव्स दैट कंटेन योर हाइडाथॉर्ड। हाइडाथॉर्ड क्या है, हमारे पास पोर्स होते हैं। नो बेटा ये याद रखना, ये गटेशन तभी होगी जब वाटर का प्रेशर प्लांट के अंदर बहुत हाई हुआ है, बहुत ज्यादा पानी है वाटर के क्या नाम है, लीफ के अंदर, प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, तब ये होगा। और जब टेम्परेचर बाहर का क्या होगा, लो, मतलब जब ठंड होगी थोड़ी बहुत, जब ठंड होगी और वाटर का प्रेशर अंदर हाई होगा, तो क्या होगा, यहां से मार्जिन से क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी क्या होगा, लॉस। और किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो बेटा ये आपकी कुछ डिफरेंसेस है, इसको याद रखना बिटवीन द
ट्रांसपिरेशन एंड कंडीशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ये रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. हम डिफरेंसेस स्टडी कर रहे हैं, मतलब दोनों में क्या क्या फर्क होता है. पहला फर्क क्या है, ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है. ये किसके जरिए होता है? स्टोमेटा के जरिए होता है. किसके जरिए होता है? हाइड्रोथॉट्स के जरिए होता है. ये डे टाइम में होता है बेटा. ये किस टाइम में होता है? ये एट नाइट होता है. इनके नाइट में होता है, इनके नाइट में टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है. तीन डिफरेंसेस तो इसी बन गए. अच्छा, और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इनमें से? बेसिकली यही डिफरेंसेस होते हैं. अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि लीफ की सरफेस में से होते हैं और ये लीफ के मार्जिन में से होते हैं. तो चार डिफरेंसेस बेटा यहां से मैंने बना दिए. आप लोग और डिफरेंसेस भी बना सकते हो, बाकी चार डिफरेंसेस अगर आप लोग एग्जाम में लिख दो तो हमारे पास बहुत हो जाएंगे. ये हमारे पास क्या हो गया? रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन. बेटा और प्लांट्स कुछ तरह के गम्स और रेजिन भी प्रोड्यूस करते हैं. उनको प्लांट्स एक अलग तरह के पोर के जरिए एक्सीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर लेंटिसल. आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है कि प्लांट जो है ये जो गम्स हो गए, बेटा चिंगम की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो गम्स है हमारे पास वैक्सीज होती है. गम्स हो गए और ये हमारे पास क्या कहते हैं, रेजिन्स. इस तरह के जो मॉलिक्यूल हो गए ना, इनको भी प्लांट, ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, इनके प्लांट को इनको निकालना है. तो वो किसके जरिए निकालेगा? इन द फॉर्म ऑफ योर लेंटिसल. सो ये भी ये लाइन भी आपकी बुक में लिखी गई. यहां तक हम लोग यहीं पे रखते हैं बेटा. यहाँ पे हमारा होम्योस्टेसिस इन प्लांट अभी खत्म नहीं हुआ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक रेगुलेशन पढ़ेंगे प्लांट में. अभी यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे. हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लिया है. नाउ हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. बेटा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड कैन एग्जिस्ट इन वन, यू कैन से दैट वन बेसिक फॉर्म, या फिर दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर जो है वो डाई न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं. तो मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा? जिनके अंदर सिर्फ क्या हो, एक न्यूक्लियोटाइड हो. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? हाउ कैन वन न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट इन अ सिंगल फॉर्म? भाई हमने पढ़ा है, हमने देखा कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं अमाइनो एसिड. लेकिन कभी हमने अमाइनो एसिड को अकेला पढ़ता हुआ नहीं देखा. अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा, लेकिन अमाइनो एसिड अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करते. अमाइनो एसिड हमेशा बना के प्रोटीन बना देते हैं, करते हैं एग्जिस्ट, इसी बात नहीं है. लेकिन असल में हमने उसको डिटेल में पढ़ा नहीं. बट व्हाई आर वी स्टडीइंग मोनोन्यूक्लियोटाइड? बेटा इस वजह से उनके मोनोन्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है असल में हमारी बॉडी में. समटाइम्स न्यूक्लियोटाइड वर्क इंडिपेंडेंटली. कुछ बेटा कभी कभार क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, मतलब अकेले वर्क करते हैं. कंबाइन होकर न्यूक्लिक एसिड नहीं बनाते. कभी कभार अकेले ही वर्क कर लेता है एक न्यूक्लियोटाइड एज मोनोन्यूक्लियोटाइड. दीज न्यूक्लियोटाइड हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप. बेटा इन न्यूक्लियोटाइड के पास ऐसा क्या होता है? इन न्यूक्लियोटाइड के पास ऐसा क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है. कैसे होता है हम देखेंगे. अच्छा, एग्जांपल क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं एडीपी, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं एटीपी. नाउ व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. मतलब ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है. स्टोरिंग एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है ये. सो एटीपी आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल. नाउ बेटा यहां पे अगर आप एटीपी का, दिस इज एटीपी एंड दिस इज एडीपी, याद रखना कि एटीपी क्या है? एक एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है. किस तरह से? बेटा सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये हमारे पास एटीपी का मॉलिक्यूल है. इसमें क्या है? राइबोज स्ट्रक्चर में क्या है बेटा? दिस इज राइबोज शुगर. पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एडिनिन. पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एडिनिन. दिस इज वाई इसको हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नाउ ट्राइफॉस्फेट होगा, जिसका मतलब ये हमारे पास क्या है? राइबोज शुगर. ये हमारे पास एडिनिन. ये क्या बन गया? एडिनोसिन बन गया. अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता था बेटा? एक ही फॉस्फेट ग्रुप होता था, हमने पहले भी देखा. बट यहाँ पे हमने पहले ही देखा कि जब न्यूक्लियोटाइड अकेले होते हैं तो इनके पास क्या आ जाते हैं? कुछ एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप आ जाते हैं. तो यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कितने आ गए? 3 फॉस्फेट ग्रुप आ गए. इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे? एटीपी, विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. मतलब 3 फॉस्फेट कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नाउ दिस इज कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अगर हम इसको देखें बेटा, एटीपी इज यूज्ड एज एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल. मतलब इसके अंदर क्या होती है? एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल. एनर्जी को स्टोर करने की खासियत होती है. हमारी बॉडी में बेटा, हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस में हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. जैसा कि हमें अगर पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ना हो तो हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. अगर हमें अपने मसल की मूवमेंट करनी हो, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना हो, हमें उसके लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी. हमारी बॉडी के जितना भी मेटाबॉलिज्म है उसमें क्या चाहिए होती है बेटा? एनर्जी. सो एनर्जी किस तरह से हमें प्रोवाइड की जाती है? दरअसल बेटा ये एटीपी वो मॉलिक्यूल है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी देता है. इस एटीपी के अंदर एनर्जी आती कहां से?
इस एटीपी के अंदर एनर्जी आती है, वो वाली एनर्जी जो उसने क्या की हुई हो, स्टोर की हुई हो। किस तरह से स्टोर करता है बेटा, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर जो तीसरा फॉस्फेट है, इस तीसरे फॉस्फेट का बेटा जो ये वाला बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे फॉस्फेट वाला, इसके पास क्या होता है बेटा, एनर्जी। मतलब आप कह सकते हो कि ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, एक हाई एनर्जी बॉन्ड है। क्या है, एक हाई एनर्जी बॉन्ड है। सो दिस बॉन्ड इज हाई एनर्जी बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये यहाँ पे कितने फॉस्फेट बच जाएंगे, 2 फॉस्फेट। फिर हम उसे क्या कहेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इट मींस व्हेन एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी, इसमें क्या होता है बेटा, वो एनर्जी रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, इनके बेटा इसकी जो तीसरा फॉस्फेट है, इस तीसरे फॉस्फेट के पास क्या होती है असल में, एनर्जी। अगर आपने तीसरे फॉस्फेट के बॉन्ड को क्या कर दिया बेटा, तोड़ दिया, तो जब ये टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। सो दिस इज एटीपी। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, वन न्यूक्लियोटाइड। इसी वजह से इसे कहां पढ़ रहे हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड में। दीज आर नॉन न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आ रही है? बस हुआ क्या है कि इनमें फॉस्फेट की एडिशन हो गई है। नॉर्मली हमने पढ़ा कि एक ही फॉस्फेट होता है, लेकिन इसमें फॉस्फेट की एडिशन हुई है। अगर 3 फॉस्फेट होंगे तो एटीपी, 2 फॉस्फेट होंगे तो एडीपी। अच्छा, 3 फॉस्फेट होंगे तो उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। एटीपी के पास किसी तरह की एनर्जी नहीं होती। नो, इसका मतलब ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। जब ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसका मतलब ये है कि बेटा जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, एडीपी में। और जब ये एडीपी में कन्वर्ट होगा तो फॉस्फेट क्या हो गया यहाँ पे, रिलीज। व्हाट इज दिस इज फॉस्फेट। ये फॉस्फेट रिलीज हो गया। एक फॉस्फेट यहां से टूटा तो यहाँ पे फॉस्फेट क्या हो गया बेटा, रिलीज हो गया। और साथ में क्या रिलीज हुई बेटा, दिस इज एनर्जी। कितनी एनर्जी है, जरा इसको हम रीड कर लेते हैं। 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। इट कैन बी एन एमसीक्यू। बेटा ये एमसीक्यू में आ सकता है, आपके एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हेन एन एटीपी मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी मॉलिक्यूल, हाउ मच किलो मोल्स किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिलीज। कितनी एनर्जी रिलीज होती है बेटा, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये यूनिट को याद रखना, क्योंकि कभी कभार किलो जूल में होता है, किलो जूल में वैल्यू अलग होती है, आपकी बुक में लिखी हुई है वो। सो किलो कैलोरी में कितनी की वैल्यू होती है, दैट इज 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब अगर एक एटीपी का मॉलिक्यूल, 1 एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा एक एडीपी के मॉलिक्यूल में, तो एक फॉस्फेट रिलीज हुआ, तो एक फॉस्फेट के रिलीज होने में बेटा कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज ऑल 7.3 कैलोरी पर मोल। अब सपोज करो भाई इसका एटीपी हमें कब चाहिए होगा, ऐसी बात है एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस में हमारी बॉडी में हमने क्या करना है, हमने पॉलीमर को मोनोमर में ब्रेक डाउन करना है। पॉलीमर को मोनोमर में ब्रेक डाउन करना होता है। अब बेटा पॉलीमर को मोनोमर में ब्रेक डाउन कर लिया, हम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, किसकी एडिशन होगी, एटीपी की। और यहां से निकलेगा क्या, एडीपी, और क्या निकल जाएगा, फॉस्फेट। तो एटीपी जब टूटेगा एडीपी और फॉस्फेट में, तो क्या मिलेगी, एनर्जी। एनर्जी कहां यूटिलाइज होगी, एनर्जी कहां यूटिलाइज होगी बेटा, ये कन्वर्ट करने में यूटिलाइज होगी पॉलीमर को मोनोमर में। सो मतलब पॉलीमर को अगर आपने मोनोमर में कन्वर्ट करना तो एटीपी क्या हो जाएगा, टूटेगा इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट, और हमें क्या मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगी, ये एनर्जी मिल जाएगी। और ये एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगी। नाउ दिस इज द मोनोन्यूक्लियोटाइड। नाउ व्हाट इज डाइन्यूक्लियोटाइड। बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, एक डाइन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है एनएडी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एन फॉर निकोटिनामाइड, ए फॉर एडिनोसिन, डी फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड। So what is NAD? This is nicotinamide adenine adenosine dinucleotide. अच्छा, now ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है बेटा, एक डाइन्यूक्लियोटाइड है। इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, हमने एटीपी को देखा। एटीपी का फंक्शन क्या होता है बेटा, इट इज एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल। नाउ इसका फंक्शन क्या है बेटा, कि ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में यूज होता है। नाउ व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज आर रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा, ऐड हो। जिस भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर आपने इसको रिडॉक्स रिएक्शन में यूज करना है, इसका मतलब यह है कि एनएडी के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि अपने पास क्या रख सके, ये इलेक्ट्रॉन। अगर जाहिर सी बात है, अगर खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है किसी रिएक्शन में। व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन मीन वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन। हमें किसी चीज में इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनएडी के पास खुद इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। so, जब ये रिडॉक्स रिएक्शन में यूज हो रहा है तो इसके पास क्या होता है बेटा, इसी वजह से हम इसके पास कुछ
मॉलिक्यूल इसके पास की कैपेसिटी होती है कि क्या कैरी करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, साथ में 2 प्रोटॉन्स कैरी करता है और एनर्जी भी थोड़ी बहुत अपने साथ कैरी करता है। जैसे कि NADH2, ये NADH2 जो है ये क्या है, ये NAD की वो वाली फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कि ये दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD, निकोटीनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। मतलब ये NAD की रिड्यूस फॉर्म है NADH2। इसमें क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है। अब अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, सपोज करो अगर ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन, हमें ए को किसमें कन्वर्ट करना है, बी में। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा, NADH2 आएगा। कौन आएगा, NADH2 आया, और क्या दे देगा, अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन उससे स्टोर किए हुए वो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बी में, और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि जब NADH2 होगा, इसके अंदर क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और एनर्जी। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा, साथ में प्रोटॉन भी देगा, और क्या कर देगा बेटा, ए को बी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ए बी में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड। इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या बचा इसके पास, सिर्फ और सिर्फ NAD बचा। सो NAD इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए हुए। सो इसको बेटा याद रखना कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NAD, इट इज यूज्ड फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। एंड व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, in which we add some electrons in a reaction. Now NAD की अगर हम बात करें, NAD के अलावा बेटा एक और मॉलिक्यूल होता है FADH2। FADH2 ये होता है, ये भी हमारे पास होता है, बिल्कुल NADH2 की तरह ही होता है। ये भी एक तरह का क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड है। ये भी एक तरह क्या है बेटा, डाई न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने पढ़ा कि मोनो न्यूक्लियोटाइड जब अकेले पाए जाएंगे तो किस तरह से फंक्शन करेंगे, वो हमने देखा कि वो एनर्जी स्टोरिंग एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल के तौर पे कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डाई न्यूक्लियोटाइड की, जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होंगे तो वो किस तरह से एक्ट करेंगे, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड। अब हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होके मतलब न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है जो कि इनको आपस में जोड़ती है, वो अभी हम पढ़ेंगे।